नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, क्या मिला है, क्या मिलेगा, इस पर तो चर्चा बहुत हो रही है। विवाद भी बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं और इसके कुछ दिलचस्प पहलू भी हमारे सामने आ रहे हैं। अब जैसे एक ही बात पे चर्चा हो रही है कि टी शर्ट पहन रहे हैं, इतना जाड़ा है। आखिर लोगों ने आज पूछ ही लिया कि आप टी शर्ट पहने हुए, बड़े कैजुअल वे में राहुल गांधी ने कहा अभी काम चल रहा है, नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे। लेकिन चर्चा हो रही है, टी शर्ट कितने की है, कहाँ से आई है, इसकी भी चर्चा हो रही है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में, और उसके अनेक पहलू भी हमारे सामने आए हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा में कानपुर से प्रतिभा पाटिल, बल्कि प्रतिभा अटल, मैं इसलिए शब्द बोल रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो अश्क, वो जोश, वो ऊर्जा दिखती है प्रतिभा अटल में। कांग्रेस के लिए एक तरीके से समर्पित हो गई है। पहले महिला अध्यक्ष थी और जब भारत जोड़ो यात्रा की बात आई तो उन्होंने तमाम संघर्षों के बावजूद इस यात्रा में शामिल होने का निर्णय भी ले लिया और इस यात्रा में लगातार साथ चल रही है। और संकल्प अभी भी यही है कि कन्याकुमारी से चले थे और कश्मीर तक जाएंगे। हालांकि अभी यात्रा जो है यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर पहुंचनी है। 107 दिन हो गए हैं, 150 दिनों की यात्रा बताई जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि 46 जिले, 9 राज्य, ये सब पूरे भी कर लिए गए हैं। लेकिन खास बात ये भी है कि विवादों से भी बहुत घिरी हुई है। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो सहभागिता है प्रतिभा अटल की, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और वो तमाम तथ्य जानने का प्रयास करेंगे जो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो साथ है, निकटता है, उन्होंने सब कुछ देखा है, तो अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति देंगी, ऐसा मुझे विश्वास भी है। मैं स्वागत करता हूं प्रतिभा अटल का, जो कि एक भारत यात्री के रूप में भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हुई है। अटल जी, मैं आपका बार बार स्वागत करता हूं। प्रतिभा, ये बताइए कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पार्टी को संजीवनी मिली है। आज उनका यह बयान आया है, आप क्या मानती हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वो साक्षात्कार होता है, वो दिख भी रहा है कि जिस यात्रा की आलोचना, जब कोई काम करने चलते हैं तो आलोचनाएं होती हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं। जिस तरीके से राहुल जी ने जब यात्रा स्टार्ट की तो विपक्ष की पार्टियों, जो वर्तमान की जो सरकार है, इसने भी कई आलोचनाएं इस यात्रा के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, क्या राहुल गांधी जी चल पाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर लगाया। और जब कन्याकुमारी से यात्रा चली और उस यात्रा में जो जनसमर्थन हमें मिला, एक के बाद एक प्रदेश हम जाने के बाद हमें लगा कि लोगों का हुजूम दुगना होता नजर आ रहा है। तो आज जो मल्लिकार्जुन जी ने जो अपनी बात कही है, वो बिल्कुल पूर्ण सत्य होती दिखाई दे रही है। नहीं, अगर मैं उनकी ही बात मान लूं तो उन्होंने कहा संजीवनी मिली है जी। किस प्रकार की संजीवनी आप मानती हैं पार्टी के लिए? किस प्रकार की संजीवनी मिली है?
देखिए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। जो सोया हुआ कार्यकर्ता था वो भी जाग गया है। और ये आसान बात नहीं है कि 3,500 किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता कर रहे हैं। ये भी एक बहुत कड़वा सच है। तो जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है इस यात्रा से जुड़ने का भी, क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो आज कहीं ना कहीं इस यात्रा के दौरान हमें लग रहा है कि वो कार्यकर्ता जो अपने आप को बहुत ही वैसा महसूस कर रहा था, आज वो ऊर्जावान महसूस कर रहा है। और इससे आपको कुछ उम्मीदें भी जग रही हैं? देखिए, मैंने जैसा भी हमारे नेता ने भी कहा है और मैं भी ये कहना चाहती हूँ, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये राजनीतिक यात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि इस यात्रा में हम ना तो राजनीति की बात कर रहे हैं। हमारे नेता का भी यही कहना है कि नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूँ। तो नेचुरल सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी ने जितना ये नफरत का माहौल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में बांटने का काम किया है, उसको खत्म करने की यात्रा है कि नफरत का माहौल हमें खत्म करना है। भाई भाई से लड़ा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम से लड़ा जा रहा है। तो इस यात्रा का सिर्फ एक मकसद है कि हमें मोहब्बत की दुकान खोल करके लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करना है। लेकिन आपको बड़ी कभी कभी कसक लगती होगी कि ये यात्रा दक्षिण में तो जम करके चल रही है, 10-10 दिन, 15-15 दिन सब कुछ, लेकिन यूपी जहाँ से आप हैं, जहाँ से आप प्रतिनिधित्व कर रही है उस यात्रा में, उसकी भागीदारी उतनी नहीं हो पाई। इस बात की कसक तो आपको होगी। आपको भी लगता होगा अरे भाई कानपुर से निकलती, लखनऊ से निकलती तो बड़ा अच्छा लगता। क्या आपको कसक है कि नहीं है? देखिए, मुझे कसक इसलिए नहीं है कि इस यात्रा का एक रूट प्लान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि आपको पता है निकाय चुनाव होने थे, क्या कारण है, क्योंकि किस तरीके से आगे डिसीजन आने हैं, तो उस पर भी एक असमंजस की स्थिति थी कि ऐसा ना हो कि यात्रा जब आगे आ जाए तो आचार संहिता लग जाए। तो कई उतार चढ़ाव इस मतलब देख के लग रहा था नगर निकाय चुनाव को देखते हुए, लेकिन कोई मंशा सरकार की दिख नहीं रही है इस चुनाव के प्रति। तो जब यूपी में आई थी, क्योंकि बॉर्डर से, क्योंकि किलोमीटर हमें कम वो भी है, किलोमीटर का भी एक दायरा है कि हमें 3500 किलोमीटर की यात्रा भी तय करनी है। आने वाले वक्त में ये यात्रा रुकने वाली नहीं है, ये यात्राएं चलती रहेंगी। और यूपी में आपको भी पता है कि 5 दिन की यात्रा लगभग तय हो चुकी है कि 5 दिन की यात्रा यूपी में भी हम करेंगे। तो 3 दिन की है यात्रा? 3 दिन की है। निकलते निकलते हम बॉर्डर छूते छूते, क्योंकि हम दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, दिल्ली से कनेक्ट होंगे आप, गाजियाबाद हो जाएंगे, उसके बाद बागपत आ जाएंगे और उसके बाद जो है शामली पहुंच करके फिर आप हरियाणा में चले जाएंगे। तो 3 दिन की यात्रा के बाद, क्योंकि मैं ऐसा महसूस कि मैं कानपुर से जा रही हूँ 2 तारीख को, मैं अपने आप को जोड़ के कह रही हूँ। अच्छा, आप अपने आप? जी, मैं अपने आप को जोड़ के कह रही हूँ कि मैं कानपुर से जा रही हूँ, तो मेरा एक दिन वो भी इंक्लूड किया जाएगा उसमें से। कोई बात नहीं। ये बताइए प्रतिभा, आपने तो देखा होगा कि बहुत से नेताओं ने पहले पद यात्राएं की है, रथ यात्रा भी की है जी, और उससे एक माहौल भी बना है, इसमें भी दो राय नहीं है जी। आपको अपने राहुल गांधी की जो यात्रा है इसमें और वो जो यात्राएं थी जो हमारे नेताओं ने की, उनमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा? देखिए, इस यात्रा में सद्भावना की बहुत बड़ी ताकत है, लोगों को जोड़ने की ताकत है। सबसे ज्यादा नफरत जो एक लोगों के बीच में बढ़ चुकी थी उसको खत्म करने की यात्रा है। बाकी यात्राओं से यह यात्रा बिल्कुल भिन्न है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। राजनीतिक यात्रा होती तो शायद हम कोई झूठे वादे करते मोदी सरकार की तरीके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस यात्रा के दौरान हम लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बहुत सबसे बड़ी बात है सामाजिक संगठन भी इससे जुड़ रहा है। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रतिभा जी, ये बताइए कि लोग कह रहे हैं जी कि राहुल गांधी ये जो पदयात्रा निकाल रहे हैं वो देश में नफरत कहीं नहीं है, सब बेकार की बात है। ये अपनी छवि को सुधारने के लिए, जो इनकी छवि बन गई थी पप्पू और इटालियन या बैंकॉक भाग जाना या क्रिसमस मनाना, ये मैंने जो इनकी एक छवि बनी है उस छवि को सुधारने के लिए वो सड़क पे उतरे हैं। क्या कहना है? देखिए, ये वही लोग कह रहे हैं जिनको डर सता रहा है।
ये वही संघी लोग हैं जिनको डर सता रहा है। राहुल गांधी जी नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो आप इस बात को कह रहे हैं कि वो अपनी छवि सुधारना चाह रहे हैं। मैं तो ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से करना चाहूंगी कि इस यात्रा से अगर आपको डर नहीं लगा है तो आप कोरोना जैसी महामारी को, आप बता रहे कोरोना आ गया है, इस यात्रा को बंद कर देना चाहिए। तो जो वैक्सीनेशन हुआ इस पूरे भारतवर्ष में, या तो वो गलत था। हम सब, मैं खुद एक भारत यात्री हूँ, मुझे भी वैक्सीन लगा हुआ है, मुझे खौफ नहीं है, मैं यात्रा से जुड़ी हुई, मुझे खौफ नहीं है क्योंकि मैंने कोवैक्सीन लगा रखा है। तो ये भारतीय जनता पार्टियों का खौफ है, उनके नेताओं का खौफ है कि यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को, इससे ये परेशान है। तो ये हम लोग बातें करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने तो स्वयं कहा था कि जब 2014 के पहले की जो स्थितियां थी उसमें मैं बड़ा ठीक था, उसके बाद जाने कितने करोड़ रुपया खर्च करके मीडिया में हमारी छवि को खराब किया गया, ये तो उन्होंने खुद भी कहा था। नहीं, तो ये साक्षात उदाहरण तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का भी, तो आपको भी पता है जिस तरीके से हिंदुस्तान के इतिहास को पूरे आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ के रखा। आप वीर सावरकर की बात करते हैं, आप गोडसे की विचारधारा की बात करते हैं। अगर हम महात्मा गांधी के अनुयायी हैं तो सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी जी ने इस मुल्क में रहने वाले हर एक नागरिक को अधिकार देने का काम किया। उसको आप गलत बताते हो। आप कहते हो कि नाथूराम गोडसे की हम पूजा करते हैं, तो आप बताइए ना कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर नफरत तोड़ने वालों के लिए जवाब है ये भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या ऐसे नफरत दूर हो जाएगी कि हम लोग हुजूम मनाते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं? ये कौन सा तरीका है? किस तरीके से नफरत दूर होगी? ये भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, वो तो मीडिया, आपको भी पता है, मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है। तो वो जो फैला रही है, मैं इसका जवाब एक बहुत सरल शब्दों में आपको दे दूं कि सैलाब भी निडर होते हैं, ये बारिश भी जानती है। तो राहुल गांधी जिस सैलाब को लेकर निकल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये इसका जवाब है। अभी आप कोरोना की बात कर रही थी, तो कोरोना तो वास्तव में बढ़ रहा है, चीन में जिस तरीके से बढ़ा, तो ये तो एक जन सामान्य की बात है। और अभी आंकड़े भी आए हैं कि एक हफ्ते में 14% कोरोना बढ़ गया है। तो जब कोरोना बढ़ गया है तो ऐसी स्थिति में जब वो कह रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल का पालन करिए, तो उसमें क्या तकलीफ है? और उन्होंने भी कहा अगर आप प्रोटोकॉल का पालन ना कर सके तो फिर स्थगित कर दीजिए, तो प्रोटोकॉल का पालन कर लीजिए। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, जैसा कि मतलब आपने कहा और हमने माना, भाई यात्रा में प्रोटोकॉल की बात रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सब वैक्सीनेटेड हैं। भाई हमें कोरोना का डर इसलिए नहीं सता रहा कि हमने वैक्सीन लगवाई है। मास्क और रही मास्क की बात, आपको भी पता है कि जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, 27 से 28 या 25 किलोमीटर की यात्रा हम तय करते हैं, साधारण रूप से अगर मास्क लगा करके आप चलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, ठीक। और मास्क को लेकर के जिस तरीके से आप कोरोना की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के उस यात्रा से भी करना चाहूंगी जो मोदी जी करते हैं। जब मोदी जी विदेशों में जाते हैं या मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, तो ये प्रोटोकॉल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होता है? इस यात्रा पे ही प्रश्न क्यों? इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहूंगी। तो क्या आप लोगों को कोई डर नहीं है कोरोना से? देखिए, हमें कोरोना से डर पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे देश में आई। और बहुत, अगर कोरोना ऐसे ही भागना होता तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने थाली बजवाई, तो उस तरीके से कोरोना भाग गया। और कई प्रोपेगेंडे उन्होंने किए माननीय मोदी जी ने। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना भाग गया? और आज वही कोरोना का खौफ हमें फिर दिखाया जा रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना की बात हुई है, 3 तारीख से भी जो है नया पदयात्रा शुरू होगी उत्तर प्रदेश। क्या आप लोगों के पास कोई गाइडलाइन आ गई है कि अब हमें इस तरीके से रहना है, कोरोना बढ़ रहा है? आपकी पार्टी की ओर से, मैं सरकार पार्टी की तरफ से पहले भी हमें मास्क लगाने के लिए कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से आप अपने पास मास्क रखिए, आप लगाइए। ये स्वतंत्रता है और हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, ये भी सत्य है। तो पार्टी की तरफ से हमें भी जो गाइडलाइन आएगी, और मास्क लगाना हमारा अपना भी नैतिक कर्तव्य है। और हम अगर कोरोना से डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, ये हमारे जज्बे पे आधारित है। ठीक बात। तो ये भी आप कह रहे थे कि कांग्रेस के आपके अध्यक्ष ने भी कहा संजीवनी मिली है, और संजीवनी पता नहीं कैसे मिली, क्या हुआ?
कि अभी आपने उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा को भव्यतर बनाने की कोशिश की, जिसमें आपने मायावती को आमंत्रित कर लिया, आपने डिप्टी सीएम जो पहले थे दिनेश शर्मा उनको आमंत्रित किया, आपने अखिलेश को आमंत्रित कर दिया, आपने जयंत चौधरी को भी आमंत्रित कर दिया। और आपकी के साथ कौन जुड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने सब बड़ा अनुभव प्राप्त कर लिया। यही कारण है अखिलेश कहते हैं हमारे पास कोई न्योता नहीं, मायावती के जाने की कोई संभावना नहीं, दिनेश शर्मा की कोई उम्मीद नहीं, और जयंत ने तो मना ही कर दिया क्योंकि वो सपा के गठबंधन के साथ में। तो ऐसी स्थिति में ये भी कहा जा रहा था कि आप विपक्ष की एकता को भी इस तरीके से एक नया रूप देना चाहते थे, तो इसमें तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो हो गए। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा कि नफरत को दूर करना है, तो ये आमंत्रण अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गया है तो मुझे लगता है ये नैतिक कर्तव्य है। हर पार्टी का ये नैतिक कर्तव्य होना भी चाहिए कि ये एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसमें सभी लोगों का समावेश होना चाहिए। आज जिस तरीके से भुखमरी, बेरोजगारी इस हिंदुस्तान पर हावी हो चुकी है, तो हमारे जन समर्थन में जो आना चाहिए, इसलिए हमने एक खुला आमंत्रण पत्र दिया है। जिसको आना चाहे वो आए, जिसको आना चाहे वो ना आए। ये हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात है, हम अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस स्वतंत्रता की आजादी हमसे धीमे धीमे खोती जा रही है जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। लेकिन तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वैसी चीजें हो गई है या कुछ गलत हो गया कि हमने आमंत्रण दिया। ये आने जाने का जो सिलसिला है कि कौन पार्टी में आएगा, कौन इस यात्रा से जुड़ेगा, कि एक नफरत को, ये नफरत की बात तो और भी दलों के रूप भी कहते हैं अक्सर, तो फिर क्या कह रहे हैं कि वो आपसे जुड़ क्यों नहीं? क्या इसलिए नहीं जुड़ रहे? जानते हैं कि यूपी में आपका कोई आधार है नहीं, आपसे जुड़ करके क्यों? और पिछले बार हम सपा में 2017 में आपसे जुड़े, इसके पहले मायावती जुड़ी, और जो हश्र हुआ उन्होंने देख लिया, इसलिए अब आपसे कह रहे हैं वो हाथ जोड़ करके दूर रहना चाहते हैं। देखिए, जनता का फैसला होता है सरकार को बनाना या बिगाड़ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकहित के लिए काम किया है, और आने वाले वक्त में भी वो लोकहित के लिए ही काम करेगी, और जनता इसका फैसला सुनाएगी कि कौन इस सत्ता में बैठेगा और कौन सी सत्ता में नहीं बैठेगा। ये यात्रा सद्भावना की यात्रा है, ये यात्रा हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। क्या आपको नहीं लगता है कि यात्रा को लेकर के एक और सद्भाव की बात होनी चाहिए, दूसरी ओर विवाद की खड़े किए जाते हैं? महाराष्ट्र में जाकर राहुल गांधी सावरकर की बात करने लगते हैं, उसके पहले दक्षिण के एक राज्य में जाकर के विवादित पादरी के यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये आपका जो मूल उद्देश्य है उससे नहीं हट रहा है क्या? देखिए, ये तो बीजेपी के द्वारा बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं कि कन्याकुमारी से जब राहुल जी ने यात्रा स्टार्ट की तो सबसे पहले इन्हीं की जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी का बयान जिस तरीके से आया कि राहुल गांधी जी ने विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण नहीं किया, उनको माल्यार्पण नहीं किया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है? आप सत्यता हमारी कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया सेल है, आईटी सेल है, उसने इस बात को दर्शाया कि राहुल गांधी जी ने विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ साथ उसकी परिक्रमा भी की। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी जो ये बौखला गई है, तो उल जलूल जो बयान देती है, आप देखिए ना सत्यता कैसे दिखाई जा रही है, मीडिया हमारी बात दिखा नहीं रहा है। तो सोशल मीडिया के तहत हम जो चीजें सत्यता है वो लाने की कोशिश करते हैं। तो हमने जितने भी बीजेपी ने हमारी कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा पे जो आरोप लगाए, उसे एक एक करके हमारी आईटी सेल ने खारिज किया है कि ये बात गलत है। लेकिन एक और ये भी होता है, और आपके नेता भी बयान देते हैं, जैसे अब आप देख लीजिए सलमान खुर्शीद ने जो है राम से तुलना कर दी राहुल गांधी की। आज एक और बयान आ गया कि 370 को लेकर के जेपी नड्डा ने कहा कि नेहरू जिम्मेदार थे, तो आपकी ओर से एक जवाब आ गया कि नहीं वो सरदार पटेल भी जिम्मेदार थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जिम्मेदार थे। फिर इसी प्रकार से मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत टूटा है और संघ ने धर्म और भाषा के नाम पर इसको तोड़ दिया। अब इसको लेकर के बवंडर शुरू हो गया है, लोग नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं अरे राम राम से आपने तुलना कर दी। तो इस तरीके के बयान भी क्या कोई आपके वातावरण को स्वस्थ बना रहे क्या? देखिए, हमारी पार्टी के नेताओं ने जो भी बयान दिए
उनका कहने का तरीका कुछ और था, लेकिन जो सामने मीडिया उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखा रही है, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम कांग्रेस पार्टी में जितनी भी ये यात्रा चली है, जिस जिस प्रदेश से होके गुजरी है, कहीं ना कहीं इस यात्रा के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, जिसका खंडन किया है हमने। तो आज भी वही है, सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जा रही हैं, चाहे वो किसी भी नेता का बयान रहा हो, उसे गलत प्रतिक्रिया देकर के उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस जो हिंदू, मुस्लिम, राम, सिख, ईसाई, इसका कोई महत्व नहीं रह गया हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से मैं बात करूं भगवान राम की, राम सबके पूजनीय है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या कांग्रेस पार्टी का, या हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति जो राम को पूजता है, राम सबके हैं। राम किसी पर्टिकुलर किसी पार्टी की नहीं है। लेकिन तुलना करना, लोग कहते हैं कि राम से तुलना नहीं की जानी चाहिए। संत महात्माओं को यही तो ऐतराज है कि आपने राम से तुलना कर दी, ये उनको ऐतराज है। देखिए, मैंने फिर आपको कहा कि कहने का अर्थ दूसरा था और उसको सामने प्रदर्शित करने का दृश्य दूसरा दिखाया जा रहा है। ठीक, दूसरा चीज ये बताइए प्रजा, आपने अब तक की बहुत सी यात्राएं देखी, आपको सबसे अच्छा रिस्पांस किस राज्य में मिला? कहाँ पर आपको ये लगा कि हमारी जो हम जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं उसमें हमको यहाँ से एक नया संबल मिल गया है? ऐसा कौन जगह? देखिए, मैं प्रदेशों की अगर बात करूं तो कन्याकुमारी से लेकर के अभी तक के जितने भी प्रदेश हुए, 9 प्रदेश की यात्रा हमने की, और एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश ने अपना भरपूर समर्थन, वहां की जनता ने अपना जो समर्थन दिखाया, तो मैं ये कहने के लिए बिल्कुल बात देने की इस प्रदेश ने बहुत अच्छा किया। जिस प्रदेश से यात्रा गुजरी है, उस आने वाले प्रदेश ने उसे कहीं दुगनी ताकत से इस यात्रा का स्वागत किया है। मतलब आपको हर प्रदेश में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला? जी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो प्लस माइनस रहा होगा। कर्नाटक में तो वहां पर बीजेपी की सरकार है, हम मान सकते हैं कि भाई आपको तमिलनाडु में अच्छा मिल गया, आपको केरल में अच्छा मिल गया, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन कर्नाटक वगैरह में तो सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, वहां आपको कैसे रिस्पांस मिल जाएगा? देखिए, मैंने कहा ना, ये जनता से जुड़ने की यात्रा है। जनता जुड़ रही है, जनता समर्थन के रूप में सड़कों पे आ रही है, तो ये इसको आप कैसे, इस जन समर्थन को आप कैसे रोक लेंगे? इसे कोई भी मीडिया की ताकत नहीं रोक सकती है, इसे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं रोक सकता है, चाहे ये लाख कोशिश कर ले। ये यात्रा जिस प्रदेश में जाएगी, दुगनी ऊर्जा के साथ ये यात्रा चलती रहेगी और लोगों का जन समर्थन मिलता रहेगा। आपका क्या अनुभव रहा इस यात्रा से? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? देखिए, इस यात्रा से मैं अपना पर्सनल एक अनुभव आपको ये बताना चाहती हूँ कि दैनिक दिनचर्या में, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घर में सक्षम होता है, एक लग्जरियस लाइफ जो आज के माहौल में लोग जीना सीख गए हैं, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इस यात्रा में आने के बाद जो आपकी दिनचर्या थी, दैनिक दिनचर्या कि आपको 4 बजे उठना है, एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को अगर मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, तो मुझे लगता है इस यात्रा में आने के बाद मैं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों में स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मैंने 8 किलो वजन भी घटाया है, और सबसे बड़ी बात है, इसका एक शेड्यूल यात्रा का है कि 4 बजे उठने के बाद आपको हर एक दिक्कत मुसीबत, क्योंकि नहाने के लिए पानी कम है, उसके अभाव में भी आपको एक जीना सीखा, हमने जीना सीखा उस पानी के अभाव में, क्योंकि हमारे घरों में तो जेट पंप लगे हुए, जितना पानी मर्जी है उतना बेकार करिए, बर्बाद कर दिए। लेकिन इस यात्रा में एक लिमिटेड पानी में हम लोगों को कैसे अपने आपको रहना है, अपने आप को तैयार करना है, एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था इस यात्रा के दौरान मेरे लिए। और शारीरिक रूप से जब आप 27-28 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो आप अपने आप में स्वस्थ हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा अनुभव मेरा इस यात्रा से रहा। लेकिन पैरों में छाले भी तो पड़ गए होंगे आप लोगों? बिल्कुल, छाले पड़े हमारे पैरों में। हाँ। लेकिन एक जज्बे के साथ जब हम नेता को अपने चलते देखते थे तो मुझे लगता था ये छाले वाले कुछ नहीं है, इनका भी एक वक्त है, कब तक ये छाले आएंगे, कि छाले आने ही बंद हो गए। आपके पैरों में छाले वाले पड़े हैं? हाँ, मतलब 2-4-5 छाले पड़ते रहते थे। हाँ। और जब हम चलना स्टार्ट करते थे, वो छाले भी कहते थे कि हम किसके पैरों में आ गए, किसके पैरों में आ गए। तो एक वक्त ऐसा है कि छाले भी आने बंद हो गए। अच्छा, आप लोगों के संपर्क यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी से भी होता होगा जी, तो उनको क्या था? छाले वाले उनके भी खूब पड़ते थे, या कुछ विशेष प्रकार के जूते पहन के चल रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, क्या ऐसा भी कुछ था?
देखिए, स्वाभाविक चीजें हैं कि किसी भी व्यक्ति के पैर में दर्द हो सकता है। राहुल जी के भी पैर में बीच बीच में आपने देखा होगा कि राहुल जी के पैर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्द समझ में आ रहा था। तो हम राहुल जी से पूछते थे कि राहुल जी आपको दर्द नहीं होता है? कह रहे बिल्कुल होता है दर्द, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मुझे कश्मीर जाना है और आप सब मेरे यात्री हैं, सहयात्री हैं, और आप सबको भी जाना है। तो हमको राहुल जी की इस बात से भी प्रेरणा मिलती है कि अगर राहुल गांधी जी चल सकते हैं, उनके पैर में भी पैर में दर्द, छाले हुए होंगे, ये स्वाभाविक चीजें हैं, मुझे भी हुआ जैसे, लेकिन मेरा जज्बा कमजोर नहीं हुआ और लगातार हम ये यात्रा करते चले गए। कभी कभी तो ऐसा भी बीच में इस यात्रा के दौरान हमें 23 किलोमीटर एक साथ चला दिया गया, और उस 23 किलोमीटर, क्योंकि हम एक दिन पहले जब अनाउंसमेंट है कि आपको 23 किलोमीटर, शाम की यात्रा नहीं थी, 23 किलोमीटर एक साथ चलना था, तो मन में कभी कभी आया कि यार चल पाएंगे, लेकिन जब हमने उस यात्रा में चलना स्टार्ट किया, लोगों का जब अभिवादन मिलता था तो कितने किलोमीटर आगे हम पहुंचे। मैंने राहुल जी से, हम लोगों ने कहा कि राहुल जी, हम आप 50 किलोमीटर भी चलाएंगे तो भी आपके भारत यात्री चलने को तैयार हैं। ये सबसे खास बात थी। अच्छा, ये बताइए कि इनके पहनावे को लेकर के, टी शर्ट को लेकर के बड़ा विवाद होता था। आप लोग भी आपस में कुछ चर्चा करते थे कि राहुल गांधी इस तरीके चल रहे हैं, टी शर्ट को लेकर इतना विवाद हो रहा है, उस पर क्या निष्कर्ष निकलता था? देखिए, निष्कर्ष एक ही बात का निकलता था कि जब मोदी जी 15 लाख का सूट पहनते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती है। राहुल जी अगर 20,000 की टी शर्ट पहने तो उस पर चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय, इस यात्रा बनी है इस चर्चा का विषय। और सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह बौखलाई हुई है कि वो उलझुल बयान देती है। इनके नेता के अंदर, उनके नेताओं में एक अजीब सी घबराहट हो रही है कि क्या हो रहा है, राहुल गांधी सबसे मिल रहा है, राहुल गांधी को जनसमर्थन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उलझुल बयान ये करते हैं, कभी टी शर्ट को लेकर, कभी जूते को लेकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डर है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि कुछ रोचक प्रसंग भी आपके इस यात्रा में आए होंगे जो आपके अविस्मरणीय हो गए, जो कभी भूले नहीं जा सकते हैं। आपको कभी कभी कहीं ऐसा भय, कहीं ऐसा सौहार्द, कहीं ऐसा आपको प्राकृतिक दृश्य, कुछ ऐसा भी हुआ, कहीं के लोगों के रंग ढंग, वेशभूषा, ये सब, उनमें भी कुछ ऐसे रोचक तथ्य सामने आए होंगे, क्या उनमें कुछ आप चर्चा कर सकती हैं? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा है और हर प्रदेश का अपना एक प्राकृतिक सुंदरता है, अपनी एक प्राकृतिक सुंदरता है। एक साधारण मनुष्य कभी ये सोच नहीं सकता कि हम 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, लेकिन जब ये यात्रा स्टार्ट हुई तो हर प्रदेश में, जैसे कन्याकुमारी में, मुझे एक रोचक लगा कि काली मिर्च कभी नहीं देखी थी। मतलब काली मिर्च आपने पकी हुई देखी होगी जो हम मसालों में यूज करते हैं, लेकिन एक पेड़ की लता में लगी हुई काली मिर्च, बहुत मनमोहक दृश्य था। हमने उसको अपने कैमरे में भी कैद किया और उसका फोटो भी खींचा। ये एक नेचुरलिटी है, एक ये प्राकृतिक सुंदरता है। उस हर सुंदरता का अनुभव हमने इस यात्रा के दौरान किया। और सबसे बड़ी बात है कि सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतनी दूर की यात्रा हम ऐसे पूरी करेंगे और पूरा हिंदुस्तान देखने का एक मौका मिलेगा। और जब ऐसे अलग अलग प्रदेशों में कभी संस्कृति को लेके, किसी की सभ्यता को लेकर के, तो बहुत से रोचक, जब जैसे राजस्थान में भी जब थी तो उस वहाँ के जो मीणा जाति के लोग हैं वो लुगड़ी, वहाँ महिलाएं लुगड़ी पहनती हैं। तो एक दिन ऐसा भी आया, हम सभी महिला भारत यात्रियों को लुगड़ी पहनने का अवसर मिला कि लुगड़ी पहन के हम राहुल जी के साथ चलेंगे। एक वो भी बड़ा मनमोहक दृश्य रहा। तो हमने इस यात्रा के दौरान हर प्रदेश की संस्कृति उससे रूबरू हुए, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की भाषा, हर एक चीज का आनंद लिया। और इस यात्रा को भी मैं एक आनंद के रूप में, जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, ये कहीं ना कहीं साक्षात्कार होती हुई दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट किया होगा, आपके ऊपर प्रभाव डाला होगा, वो कौन से दृश्य थे या किन प्रदेशों में ऐसा आपको देखने को मिला? मुझे तो हर प्रदेश का अपना एक अलग ही अनुभव रहा है, बिल्कुल अलग अलग अनुभव रहा है। मैंने कहा कि कन्याकुमारी में समुद्र का तट बहुत खूबसूरत है, लहरों, जो लहरें आती हैं बहुत तेजी से, फिर पत्थर से टकरा के वापस चली जाती हैं, वो भी एक मनमोहक दृश्य था। तो कई तरीके से हर प्रदेश की, मैंने जैसा पहले भी कहा, हर प्रदेश की अपनी एक प्राकृतिक सुंदरता है
और मैं किसी को ज्यादा प्राकृतिक सुंदरता कह दूं तो ये गलत होगा नहीं, मेरे गलत लिए। नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो व्यक्ति को लगता है कि मुझे साउथ का कल्चर सबसे अच्छा लगा। कर्नाटका में केले के पत्ते पे खाना खाना बहुत अच्छा लगा, हाँ। कि जिस तरीके से केले के पत्ते पे हमें हर चीज थोड़ा 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 करके एक परिपूर्ण खाना मिलता था। कर्नाटका का खाना बहुत अच्छा था, एक केले के पत्ते पे एक नया अनुभव मिला मुझे खाने का। ऐसे कई स्टेट में अलग अलग चीजें होती थी और देखने को मिली और अच्छा अनुभव था मेरा। कहीं भाषागत तो कहीं दिक्कत या लोग हिंदी में बोलते थे या फिर अपनी भाषा में बोलते थे, कोई आपके साथ में ट्रांसलेटर रहता था जो आप लोगों से बात करता हो, या हिंदी के प्रति आपने देखा कि लोगों का रुझान है? देखिए, साउथ से जब ये यात्रा चली कन्याकुमारी से, जी, तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। हम यात्रा में चलते थे तो लोग रोड के अगल बगल खड़े रहते थे, लेकिन एक अभिवादन का जो तरीका होता है ना, कि अगर हमने नमस्कार किया है तो वे झुक के नमस्कार ही करते थे। तो सबसे बड़ा मनमोहक दृश्य यही रहता था कि आज हमने अगर झुक के नमस्कार किया है तो सामने वाला भी हमें झुक के नमस्कार कर रहा है। भले वो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल रहे हो, किसी भी रूप में अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन जो भाव था वो भाव एक था। वो भाव सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का था। वो भाव आपको उनको देख करके कि भारत यात्री चल रहे हैं, अच्छा ये भारत यात्री लगातार चल रहे हैं, तो एक जो लोगों के बीच में हमारी छवि थी वो मनमोहक दृश्य था कि हम अभिवादन करते थे, उसका अभिवादन वो उनकी अपनी लैंग्वेज, लेकिन भाव एक रहता था। भाव एक रहता था। लेकिन ये भी होता था कि कई जगह राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया गया, काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, वापस जाओ के नारे लगाए गए, और वहां पर भी सबसे प्रेम से मिले राहुल गांधी। क्या ऐसा भी कहाँ कहाँ हुआ ये? देखिए, मुझे लगता है कि जब मध्य प्रदेश से पहले हम यात्रा एंटर कर रही थी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यालय की तस्वीर आपको लगातार टीवी पे दिखाई जा रही थी। उसमें काफी संख्या में लोग थे जो छतों पे खड़े थे। तो राहुल जी ने जब ऐसे ऊपर उठा के देखा तो एक बार अभिवादन किया, लोग हाथ बांध के खड़े थे। दूसरी बार उन्होंने फ्लाइंग किस किया तो लोगों को थोड़ा सा लगा नहीं राहुल जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। तो वहां से जो जवाब आया, तो मुझे उस जवाब के बदले ये नजर आया कि वाकई तुम चाहे जितनी भी नफरत कर लो, हम मोहब्बत से तुम्हें तोड़ देंगे। तो वो राहुल जी ने कर दिखाया। लेकिन वहां तो कई जगह विरोध का सामना भी तो करना पड़ा था राहुल गांधी को। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये लोकतंत्र है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी कौन विरोध कर रहा है? अच्छा, किसी आम पब्लिक या आम जनता ने विरोध थोड़ी ना किया है। राजस्थान में तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बाकायदे दुनिया खिंची रही, उन्होंने अपने अपने ढंग से स्वागत किया। तो देखिए, हर प्रदेश में अपने एक नेता का वजूद है। जी, अशोक गहलोत की छवि भी उतनी अच्छी है और सचिन पायलट की भी छवि उतनी अच्छी है। लोगों ने, अगर इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी ताकत को दिखाया, तो उस ताकत को दिखाने हमारे नेता राहुल गांधी जी चल रहे थे, और इस यात्रा से जुड़ी हुई सब चीजें खत्म हो चुकी थी। लोगों ने अपना जज्बा दिखाया और इस यात्रा का समर्थन किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई विवाद का विषय है कि उन्होंने ताकत ज्यादा दिखाई। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी जिसमें इन लोगों ने, चाहे वो अशोक गहलोत जी हो चाहे वो सचिन पायलट जी हो, दोनों लोगों ने अपनी एक अहम भूमिका इस भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई है। ठीक बात है। दूसरा ये भी था कि जब आप लोग यात्रा खत्म कर लेते थे, अपने कंटेनर्स में जाते थे या रात को एक समय मिलता, तो कोई राजनीतिक विचार विमर्श भी होता था, कोई गोष्ठी भी होती थी, किसी प्रकार की समीक्षा भी होती थी, कोई राहुल गांधी आकर के भी आप लोगों से हाल चाल लेते थे, ऐसा भी कुछ होता था? देखिए, यात्रा खत्म होने के बाद राहुल जी मतलब ऐसा होता था कि जैसे डाइनिंग हॉल पे हम लोग खाना खा रहे हैं, तो अचानक राहुल जी आ जाते थे। तो राहुल जी अपना सीट पे बैठ गए, टेबल पे बैठ गए और खाना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों से इंटरेक्शन होता था राहुल जी का, तो वो भी बड़ा मनमोहक, जैसा कि हमारा नेता चल के आया है और हम भारत यात्रियों के साथ अपना समय बिता रहे हैं, हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक सुखद अनुभव था हमारे लिए। और दूसरी बात रही संगोष्ठियों की बात, तो जैसे यात्रा के दूसरे दिन क्या टाइम शेड्यूल आएगा, यात्रा कितने बजे स्टार्ट होगी, तो इस करके लेकर के इस यात्रा में हमें क्या फीडबैक मिल रहा है, इस करके भी हम सभी भारत यात्रियों के साथ एक गोष्ठी हुआ करती थी हर 2-3 दिन में, 4 दिन में। वो ग्रीन मैट बिछता था, उस ग्रीन मैट पे हम सारे भारत यात्रियों को बुलाया जाता था और हमारी एक राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी, आपस में कैसा रिस्पांस मिला। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको इस यात्रा की बता दूं, एक कंटेनर में मैं अपने आप को इंक्लूडिंग, मैं भारत यात्री कानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, ऐसे भारत यात्री अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग मिजाज के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस यात्रा के दौरान मेरे अपने कंटेनर में
मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, प्रतिभा अटल पाल। मध्य प्रदेश से नूरी खान जी हैं जो मुस्लिम बिरादरी से आती हैं, तेलंगाना से कार्तिका गौड़ जी हैं, और हिमाचल प्रदेश की हमारी आरती मुर्मू ही जी हैं। हम 4 लोग उस कंटेनर में रहते हैं। चारों की जातियां अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन भावना और सद्भावना एक है कि भारत जोड़ना है। तो हम लोगों के बीच में जो सौहार्द की बातें होती हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की बातें होती हैं, कुछ ऐसे भी पल रहते हैं कि हम अपने घर परिवार से भी जुड़ी हुई बातें कर लेते हैं। तो एक बहुत सुखद अनुभव इस यात्रा के दौरान हमें हमारे बीच में भी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जैसे अभी आपने चर्चा में कहा कि हम लोगों ने कम पानी में भी अपने को एडजस्ट करना सीखा, बहुत सी बातें आपने सीखी। तो ऐसे कुछ मुश्किलें भी आप लोगों के सामने आई होंगी, उनको कैसे कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे रहने में, खाने में, दूरी में, उनको आप कैसे दूर करती थी? क्या क्या चैलेंजेस थे आपकी इस यात्रा में? देखिए, इस यात्रा में कम पानी का इशू इस वजह से भी था कि 2 टैंकर आता था। अच्छा। और उस टैंकर में एक लिमिटेड पानी होता था, और उस लिमिटेड पानी में हमें अपने आप को रह करके उसकी चीजों को यूज करना है। तो एक अनुभव ये था। दूसरा, खाने को लेकर के, क्योंकि हर स्टेट के लोग अलग अलग है, उनके खाने का स्वाद अलग अलग है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में खाने का अरेंजमेंट भी भारत यात्रियों के हिसाब से अलग अलग स्टेट, जैसे साउथ के लोग चिकन मटन खाते हैं, इधर हमारे नॉर्थ हिंदी बेल्ट के लोग शाकाहारी खाते हैं, तो सबके लिए व्यवस्थाएं अलग अलग होती थी। तो कोई भी इस चीज से वंचित नहीं है कि मुझे ये नहीं मिला। तो इस यात्रा में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम हिंदुस्तान जोड़ने निकले हैं, और अगर लग्जरियस लाइफ जीनी होती तो अपने घर बैठे होते, हम क्यों यात्रा ज्वाइन करते? सबसे बड़ा मेरा जवाब यही है कि इस यात्रा के दौरान कई मुश्किलें आते हैं। जब आप अपने घर से निकलते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें आपके मुताबिक मिले। तो उस माहौल, उस परिवेश पर रह करके अपने आप को प्रूफ करना और इस यात्रा में लगातार बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज ये भी हम जानना चाहेंगे, आपने यात्रा निकाली और अब तक 9 राज्य में है, सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको सहयोग मिला, सुरक्षा की व्यवस्था मिली, आपके बाकायदे अतिथि हुआ? वो तो कांग्रेसी लोग तो करते हैं, लेकिन सरकारें भी अपना उस हिसाब से कि भाई ठीक है यात्रा आ रही है, इससे क्या लेना देना, ऐसा भी कहीं को लगा या कहीं पर आपको उपेक्षा भी हुई? आप देखिए, हमें उपेक्षा सबसे ज्यादा हरियाणा में लगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरीके से राहुल जी को चिट्ठी लिखी, कोविड बहुत फैल रहा है, आपको यात्रा रोक देनी चाहिए। इसके पहले कि किसी भी प्रदेश की सरकार में पुलिस की बर्बरता तो रहती थी, क्योंकि हम कई बार जब हमारा कैंप बनता था तो कैंप में हमें भारत यात्री का कार्ड मिला हुआ है। अगर हम किसी कारणवश वो कंटेनर छूट जाता तो अपने फोन पे दिखाते कि सर मेरा कार्ड मेरे फोन पे है, हम कंटेनर में भूला है। तो पुलिस इस तरीके से हमारे बर्बरता पूर्वक हमसे व्यवहार करती, नहीं जाइए जाइए, हमें क्या पता भारत यात्री हैं। तो एक बौखलाहट थी उस प्रदेश की पुलिस के अंदर। तो मैंने ये महसूस किया, तो फिर हम लोग बोलते थे कि सर ऐसा मत करिए, आपके भी बच्चे होंगे, हम इतने दूर से यात्रा करके आ रहे, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करिए, हम लोग से कुछ तो हमें सेटिस्फाई करिए, हमें अंदर जाने दीजिए। तो एक मानवीयता नजर आती थी फिर उनके बीच में। फिर वो कहते थे नहीं ठीक है, अच्छा आप 2 मिनट रुकिए, मैं ऊपर से पता लगाता हूँ, मैं यहाँ से पता लगाता हूँ। फिर वो जब मेरा चेहरा देखते तो फिर मैं रिक्वेस्ट करती थी कि सर देख लीजिए मेरे फोन पे, मेरा नाम पढ़ लीजिए, मेरा चेहरा देख लीजिए। तब जाके उस मशक्कत के बाद हम उस कैंप के अंदर जा पाते थे। तो कई दिक्कतें, मुसीबतें आई, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास तो कार्ड था, आप तो तुरंत कैंप में चली जाते, उसके बाद भी रोकते थे? कार्ड, मैंने कहा ना, कार्ड हमारे पास अगर नहीं से, मान लीजिए हम वो कार्ड पहनना भूल गए सुबह जल्दबाजी में, क्योंकि यात्रा का जो शेड्यूल रहता था, हमको 5, सवा 5 बजे ब्रेकफास्ट करके 5:30 बजे हमारा झंडा वंदन होता था, हम फ्लैग होस्टिंग करते थे, और उसके 15 मिनट राहुल जी की यात्रा स्टार्ट हो जाती थी। तो कभी कभी ऐसे, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में जो चीजें होती हैं, कभी कभी हम अगर देर से सो के उठे या 5 मिनट भी लेट हो गए तो हम अपना कार्ड पहनना भूल गए, बस तो उसमें दिक्कत है। तो अगर हमने फोन पे खींच के भी रखा है तो पुलिस वहाँ की मानती नहीं थी, वो हमें परेशान करती थी। प्रदेशों की पुलिस थी जो इस तरीके का व्यवहार आपके साथ करती थी? ये मतलब आप देखिए, मैं किसी प्रदेश का नाम लेके नहीं कहूंगी कि कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपको भी पता है, कितने प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, ये आपको भी पता है। लेकिन मैंने इस बात को देखा कि मैंने अगर 2 से 3 बार उनको रिक्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं आदमी ने प्यार से माना है उस बात को, और उन्होंने हमें परमिशन दी है जाने की। लेकिन पहले पुलिस ने अपना रवैया दिखाया कि हम नहीं जाने देंगे, धक्का मुक्की करते थे। लेकिन हम 10 बार रिक्वेस्ट करने की, सर देखिए आप हमारी फोटो मिला लीजिए, हमारा नाम मिला लीजिए, हम भारत यात्री हैं। तो 3-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद शायद उनका दिल पिघलता होगा, इतनी दूर से चल के आ रहे हैं। तो इसमें कोई कोऑर्डिनेटर आप लोगों के बीच में नहीं रहता था कि जी कोऑर्डिनेट करने, तभी तो क्या कहते हैं, पुलिस से आप मिल रही है तो कम से कम आपकी ओर से एक कोई कोऑर्डिनेटर आना चाहिए था, वो
आप लोगों को समायोजन कराता? बिल्कुल होता था। कई प्रदेशों में ऐसा भी हुआ है कि हम बहुत टाइम से बाहर खड़े रहते थे, तो हमारे जो इंचार्ज रहते थे, दिग्विजय सर के जो नीचे इंचार्ज रहते थे, वैभव वालिया जी जैसे लोग हैं, इन सबको कोऑर्डिनेशन के लिए भेजा, तो हम लोग उनको फोन करते कि भैया अंदर नहीं आने दे रहे हैं। तो वो क्या करते, एक लिस्ट लेके आते थे, कहते भैया ये भारत यात्री उनको अंदर आने दीजिए। तो वो लिस्ट हम लोग फिर आगे के जब प्रदेशों में ऐसी समस्या आई, तो फिर हमने स्टेट की पुलिस को लिस्ट देना शुरू किया कि इस लिस्ट के लोगों को अंदर आने दीजिए। फिर ऐसी कुछ परेशानियां कहीं हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में हमें ये देखने को मिला कि पुलिस ने बड़ी बर्बरता से हम पर व्यवहार किया। ये लेकिन किसी स्टेट में सबसे ज्यादा किस स्टेट में हुआ होगा, ये तो आप बता ही सकते हैं? देखिए कर्नाटका में हमारी सरकार नहीं थी, कर्नाटका की पुलिस भी बड़ी बर्बरता से व्यवहार करती थी, धक्का मारती थी, ये करती थी। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पुलिस रहती थी। तो ये बताइए कि भारत यात्री बनना भी बड़ा मुश्किल काम था। 109 लोग बने, आप कानपुर से अकेले, मैं ये तो कहूँगा कि उत्तर प्रदेश से 2 ही हैं, जिसमें आप एक हैं जी। और कहते हैं बड़ा आपका इंटरव्यू भी लिया उन्होंने, दिग्विजय सिंह ने। क्या इंटरव्यू लिया, क्या पूछा आपसे उन्होंने, क्या जानना चाहा आपसे उन्होंने? देखिए दिग्विजय सर ने हर भारत यात्री जो बना उसका एक ही था कि 5 महीने आपको घर से दूर रहना है। एक चैलेंज था। 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और पैदल चलना था, कोई गाड़ी या वाहन से नहीं चलना था कि हर आदमी कहते नहीं हम चल लेंगे। तीसरी बात ये थी कि आपको व्हाइट यूनिफॉर्म ही पहननी है, आपके कोई कलर कपड़े नहीं होंगे। तो हर चीज के साथ समझौता करके आपको चलना था। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने कहा, हम महिलाओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती परिवार को छोड़ करके आना। तो महिला अपने आप में एक परिवार संभालती है, एक देश संभालती है। तो ये वक्त हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त हमारे देश को देने के लिए था और जो मैंने दिया। और मैंने इस यात्रा के दौरान एक मैंने महत्वपूर्ण चीज सीखी, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, कि दैनिक दिनचर्या में कैसे लोगों को एक कम अभाव की चीजों में कैसे जिंदगी बिताई जाती है, ये भी एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। ठीक बात है। तो पिताजी ये बताइए कि कुछ राजनीतिक सवाल भी पूछे होंगे दिग्विजय सिंह ने? नहीं, इसमें राजनीतिक तो मैंने वैसे पहले की राजनीतिक यात्रा थी नहीं, तो राजनीतिक कोई मुद्दा ही नहीं था पूछने के लिए। तो खाली इतना पूछा कि आप कैसे रहेंगी, क्या रहेंगे? आप रह लेंगे, आप 5 महीने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप चलने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट, क्या आप चल पाएंगे? क्योंकि ये सीधा प्रश्न था। तो बहुत लोगों को लगता था यार हम अगर बोल देंगे फिर नहीं चल पाएंगे, लेकिन मेरा जज्बा था कि मैं चल पाऊंगी राहुल जी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, जब शुरुआत में मैंने चलना स्टार्ट किया, मेरे भी पैर में छाले हुए। 10-15 दिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं थी। 2-4-5 किलोमीटर तो मलहम वगैरह दिया गया होगा कि जब ऐसी परिस्थितियां आए तो मलहम लगा ले, ये कर ले? हम खुद भी तैयार हो गए, क्योंकि आपको भी पता है एक महिला जब अपना घर चलाती है और देश भी चलाने की जब बात आएगी, तो अपना भी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाती है कि अगर, क्योंकि मूव है, स्प्रे है, ये हम खुद भी डाल के ले गए। तो पार्टी ने भी हमें प्रोवाइड कराया था कि अगर ऐसी कुछ, क्योंकि हमारी मेडिकल कैंप साथ में चलती थी, कभी कभी भारत यात्रियों को, कभी कभी हमारी महिलाओं को मासिक धर्म की भी परेशानी हो जाती है, स्वाभाविक चीजें हैं। तो उसके लिए होता था कि एम्बुलेंस है, अगर 2-4-5 किलोमीटर आप बैठ करके यात्रा कर सकते तो वो भी है। क्योंकि उन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए चलना एक बड़ा टिपिकल टास्क था। तो ऐसी स्थिति में जो आपके यहाँ 35 महिलाएं थी, तो बहुत सी महिलाओं ने छोड़ ही दिया होगा, क्योंकि उतना ज्यादा करना। और मुझे तो मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश से दूसरी गई थी, गोरखपुर से, जो स्टेट आपकी महिला के हैं शैलजा, उन्होंने भी छोड़ दिया था। कितनी महिलाओं ने फिर बीच में ब्रेक कर दिया, छोड़ दिया? लगभग मैं आपको ये रोचक बात बताऊं कि पूरी महिलाएं, 35 महिलाओं में हमारी एक महिला ही गई है। बाकी 34 महिलाएं लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगी और लगातार चल रही हैं। और जो कुल 109 है, उनमें कितने लोग छोड़ करके चले गए? देखिए, छोड़ा किसी ने नहीं है। किसी की परेशानी अगर हुई है तो वो अपने से, हमारे एक सहनवाज भाई हैं, उत्तर प्रदेश के ही हैं, सहनवाज आलम जी के पिताजी की बहुत माइनॉरिटी कमीशन के, वो उसके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी है। नहीं, वो सहनवाज नहीं, हमारे यहाँ 2 सहनवाज हैं। अच्छा। एक सहनवाज भाई हैं और एक सहनवाज जिनको मंगल कहते हैं, सहनवाज मंगल। उनके पिताजी की हालत बहुत सीरियस थी। फिर राहुल जी से उन्होंने परमिशन भी लिया और वो वक्त उनके परिवार को देना, तो राहुल जी ने कहा नहीं, आपको जाना भी चाहिए। और वो गए और फिर कई दिनों तक वो अप डाउन भी करते रहे, यात्रा भी ज्वाइन करते थे, फिर अपने फादर से भी जाते थे हॉस्पिटल मिलने। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो इंतकाल भी कर गए। और इंतकाल करने के बाद उस व्यक्ति का जज्बा देखिए, अपने पिताजी की अंत्येष्टि करने के बाद वो फिर भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की है। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं आपको दे सकती। आपने अपने परिवार से कैसे एडजस्टमेंट है? आपके भी 2-2 बच्चे, परिवार, सास, पति, सब कुछ है,
आपने कैसे एडजस्टमेंट किया? क्या आप बिल्कुल बगावत करके निकल गए कि नहीं हमको तो जाना ही है? देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं कांग्रेसी परिवार से हूँ, वो तो परिवार से तो है, लेकिन और उस कांग्रेस परिवार में ही वो माँ भी है, वो मेरा पति भी है, जो उस कांग्रेस की उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उस जज्बे के साथ मुझे भेजा कि नहीं, ये यात्रा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर कांग्रेस पार्टी में काम, तो मेरा तो नैतिक दायित्व था कि मैं इस यात्रा को ज्वाइन करूं। तो मैंने पहले भी कहा कि मेरे परिवार का पूरा सपोर्ट मेरे साथ था, जो मैं आज ये कर पाई हूँ। और मुझे ये सौभाग्य है कि मैं अपने आप को गौरवशाली मानती हूँ कि मैं कानपुर जिले से आती हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश में कानपुर एक ऐतिहासिक जिला है, और जिससे मैं भारत यात्री बनकर के गई हूँ इस कांग्रेस पार्टी की यात्रा में। कहते हैं कि जब आपको जाना था तो उसके पहले आपके बेटे को फ्रैक्चर हो गया, वो एक बड़ी बारी, फिर आपको एक बार सोचना पड़ा कि न जाए, माँ है, माँ कैसे जाएंगी, तो वो फिर कैसे एडजस्ट आपने किया? वो मैंने आपको बताया जिस तरीके से, भाई मेरी माता जी का बहुत कांग्रेस का वो दौर भी उन्होंने देखा, इंदिरा जी का भी दौर देखा। पिताजी पॉलिटिक्स में थे, कांग्रेस पार्टी के शुरू से बहुत अच्छे वरिष्ठ कांग्रेसी रहे, तो उन्होंने वो दौर भी देखा था। तो बेटे की जब बात आई, तो बेटे को देखने के लिए उन्होंने कहा, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी ननद भी मेरे साथ रहती हैं, तो परिवार में एक भरा पूरा परिवार है। तो उन्होंने कहा कि उनको देखने के लिए हम सब हैं, लेकिन तुम इस यात्रा में जाके, तो ये हमारे परिवार को एक गर्व होगा कि मेरी बेटी, मेरी बहू इस यात्रा से जुड़ी हुई है। और उन्होंने मुझे भेजा। वैसे आपने क्या सोच करके आवेदन किया कि हमको जाना चाहिए इस यात्रा में? आपका क्या उद्देश्य था, सच बताइए। देखिए, और क्योंकि कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा है कि कांग्रेस का कोई आगे कुछ उद्धार भी होना है, तो आपने किस सोच करके, क्या सोचा आपने? क्या जो आप बार बार कह रहे हैं कि दिनचर्या बदल जाती है और हेल्थ ठीक हो जाती है, क्या यही सोच के चली थी कि कोई और उद्देश्य? नहीं, जज्बा कांग्रेस पार्टी के प्रति भी है। एक कांग्रेस पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता भी हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रही हूँ, मैंने 18 जिले भी चलाए हैं, और इसी कर्मठता को आगे प्रूव करने के लिए, और और सबसे बड़ी बात है, हर एक भारत यात्री जो इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, जब इस यात्रा की लॉन्चिंग हो रही थी, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर चलेंगे, क्या ये सच है? बोले हाँ सच है, चलना है, तुमको क्या करना है? मैंने कहा मुझे भी जाना है। तो एक माइंड मेकर, जब यात्रा ये स्टार्ट हुई थी, जब हमारा उदयपुर में शिविर लगा था, लगभग ये यात्रा का उस समय चल रहा था कि ऐसी कोई यात्रा कांग्रेस पार्टी करेगी, तो मैंने उसी समय पर माइंड मेकअप कर लिया, तो मैं इस यात्रा का जरूर हिस्सा बनूंगी। और उसी जज्बे के साथ मैंने यात्रा शुरू भी की, और शुरुआत में दिक्कतें भी हुई, लेकिन इन सब को देखते हुए मैंने अपनी यात्रा कायम रखी, और आज आपके सामने 8 किलो वजन घटा के भी बैठी हूँ, और अपने आप में बहुत भी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ। कम्युनिकेशन कैसे रहता था आपका घर से, क्योंकि बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, सब कुछ था, कैसे आप रोज संपर्क में रहती थी परिवार के, कैसे क्या करती थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हर घर में फोन है, सोशल मीडिया ने इतना हमें प्लेटफॉर्म दिया है, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, आप अपने घर के लोगों को बिल्कुल ऐसे टीवी स्क्रीन से सामने सामने देख सकते हैं। तो आज के माहौल में अपने लोगों से बात करना अब उतना कठिन नहीं रह गया है। पहले की यात्राओं में होता था कि लोग निकलते थे और महीने 2 महीने बाद शक्ल देखते, लेकिन आज अगर हमें शक्ल तो मिनट, मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, और हम अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को देख पाएंगे। ठीक बात है, तो ये तो हो गया, लेकिन जो जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस जज्बे को लेकर के आप चली है, क्या आप अपने को उसमें सफल पाती है कि अभी आपको और कुछ करना है? देखिए, इस यात्रा के दौरान मैं अपने, ये तो एक सफल यात्रा है, क्योंकि यात्रा सफल ना होती तो इतना जन समर्थन ना मिलता, और भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, उनके नेताओं का जो उल जुलूल बयान है, और इस यात्रा को लेकर कई बार इतने झूठ बोल जाते हैं, इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि हम वो झूठ बोल रहे हैं जो झूठ है ही नहीं, वो सच है, जो हमने किया है वो सच है, लेकिन ये झूठ फैला रहे हैं। और उसके कई बार हमारे जो IT सेल है, कांग्रेस पार्टी की जो IT सेल है, उसने उसका खंडन भी किया है। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे लगता है यात्रा सफल हो चुकी है। हम 9 प्रदेश क्रॉस करके, और हमारा आगे का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कश्मीर तक जाएंगे, और राहुल गांधी जी ने ठाना है और कांग्रेस पार्टी ने ठाना कि हम कश्मीर में झंडा फहरा के मानेंगे। चलिए, फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद लगातार, भाई कांग्रेस पार्टी का संगठन है, ये यात्राएं प्रादेशिक स्तर पे लगातार, आपको पता है, प्रादेशिक स्तर पे भी चल रही है। हाथ से हाथ जोड़ी हुई यात्रा भी शुरू हो रही है जी। तो इसमें
तो आपका क्या फिर उद्देश्य अब आगे देखिए, क्या है? पार्टी का जिस तरीके से दिशा निर्देश होगा, हम तो उस काम तरीके से करने वाले लोग हैं। बहुत हम बहुत धन्यवाद, काम करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी, आपका आप में जो जज्बा है वास्तव में जज्बा देखने लायक भी है, सुनने लायक भी है, समझने लायक भी है। और निश्चित रूप से आप उन तमाम विचारधारा वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो जज्बा तो रखती है लेकिन कदम पीछे खींच लेती है। आप निश्चित रूप से भारत यात्री हैं, सहयात्री है, एक विचारधारा से भले ही जुड़ी हो लेकिन इससे प्रेरणा लेने की जरूरत है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।